वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। आज 19 फरवरी के करेंट अफेयर्स का सेशन में आपका स्वागत है। तो प्रत्येक बार की तरह एक बार आज फिर एक अद्भुत प्रश्नों से शुरुआत करेंगे करेंट अफेयर्स के सेशन को। तो देखते हैं ये प्रश्न क्या है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटी थी? तो आंसर है 5 अगस्त 2019 को। धारा 370 के बारे में अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की भाग 22 भाग में भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि अस्थायी व संक्रमण क्षेत्रों का विशेष उपबंध के बारे में। तो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष उपबंध प्राप्त करता था। तो 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया है। तो चलते हैं करेंट अफेयर्स के सेशन की ओर। तो प्रथम है रामकृष्ण परमहंस की जयंती जो 18 फरवरी को मनाया गया है। तो देखते हैं ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं जिनका जन्म तिथि यानी जयंती के रूप में 18 फरवरी को मनाया गया है। तो हर साल 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 18 फरवरी 1936 को जन्मे गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें बाद में रामकृष्ण के रूप में जाना जाने लगा। इनका पूर्व में नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, जिन्हें बाद में रामकृष्ण के रूप में जाने लगा है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कमरपुकुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण के परिवार से थे। वो पश्चिम बंगाल से थे। एक जो ब्राह्मण परिवार से वो ताल्लुक़ रखते थे। संत को उन्हें परम गुरु पंजाब के एक भिक्षु तोतापुरी द्वारा ब्राह्मण की उपाधि दिया गया, जो उन्हें परमहंस की उपाधि दिया गया है। जो एक भिक्षु थे वहाँ का, पंजाब का, उनका नाम है तोतापुरी। इन्हीं के द्वारा उन्हें परमहंस की उपाधि दिया गया। तो इनका बचपन का नाम था जो गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था। इनका जन्म 1836 में बंगाल में हुआ था और इनका जयंती 18 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का लक्ष्य दिया हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। यानी आज विश्व भारती का दीक्षांत समारोह है, उनका संबोधित करेंगे। तो दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 2535 छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। जो डिग्री ये प्राप्त करेंगे दीक्षांत समारोह के अवसर पर। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो ये विश्व भारती के बारे में जो भी पढ़े हैं, उनकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में किया गया था। यह देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अगर बात की जाए तो इनका जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, इनका नाम आता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। 19 फरवरी को विश्व भारती दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री इनको संबोधित करेंगे एवं दीक्षांत समारोह में 2535 छात्र अपना डिग्री प्राप्त करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दीक्षांत इनकी स्थापना जो किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है HCL टेक साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। तो IIT कानपुर के साथ इनका गठजोड़ हो गया है, गठबंधन हो गया है, दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया है, उन्हीं को समझौता कहते हैं। तो HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक समझौता किया है। तो HCL के द्वारा IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया गया है, जिसमें साझेदारी के हिस्से के रूप में IIT कंपनी C3IH हब ने
यानी जो कंपनी का नाम है C3I हब के साथ काम करेगी, जो IIT कानपुर में एक विशेष साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र है। यह सहयोग साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नत समाधान विकसित करने के लिए देश के उज्ज्वल दिमाग, उन्नत अनुसंधान क्षमताओं और वैश्विक संसाधनों को एक साथ लाएगा। देश के जो वैश्विक रिसोर्स है उसको एक साथ लाने का इसमें योजना है। HCL और IIT कानपुर का संयुक्त पहल और अनुसंधान करने के लिए वास्तविक दुनिया के उद्योग में निवेश लाएंगे। ये दोनों मिल करके वास्तविक दुनिया का जो निवेश है उनको लाने का कार्यक्रम है। तो देखते हैं HCL टेक्नोलॉजी के IIT कानपुर के साथ समझौता किया है, जो साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र के काम करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ये संदेश नामक एक मैसेंजर लॉन्च किया गया है। मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ देख रहे हैं संदेश, ये लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया गया है। तो इंस्टेंट मैसेज जाएगा तुरंत, तो उसका नाम है संदेश। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संदेश नामक एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो संदेश नामक एक त्वरित यानी इंस्टेंट रूप से भेजने वाला एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है संदेश। व्हाट्सएप की तरह ही नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। सभी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जिस तरह मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के से रजिस्टर करने के बाद इसको यूज किया जा सकता है, जो इंस्टेंट मैसेजिंग आपको प्रोवाइड करेगा। सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद लोगों द्वारा घर से काम करने के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए एक घरेलू संदेश मंच बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस संदेश पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो इंस्टेंट रूप से जिस तरह व्हाट्सएप एवं अन्य मैसेजिंग ऐप काम करता है उससे जल्दी कहा गया है ये मैसेजिंग ऐप काम करेगा, जिसका नाम है संदेश। तो नेक्स्ट है महेंद्र सिंह कान्याल। तो ये महेंद्र सिंह कान्याल का तस्वीर है, जो सीरिया के राजदूत नामित किए गए हैं, यानी सीरिया का राजदूत इन्हें बनाया गया है। तो देखते हैं वरिष्ठ राजनीतिक महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया का अगला भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिस तरह भारत में अनेक देशों के राजदूत हैं, जैसे इजराइल अमेरिका के राजदूत हैं, उसी तरह सीरिया में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। कान्याल जो वर्तमान में सुरीनाम में भारत के राजदूत हैं, शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। जो सुरीनाम में है अभी इनका पदभार सुरीनाम में है। सुरीनाम अभी चर्चा में रहा था। जो सुरीनाम के राष्ट्रपति सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उनका नाम कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद सुरीनाम के राष्ट्रपति का नाम दोबारा चर्चा में था कि नेक्स्ट सुरीनाम के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सुरीनाम के राष्ट्रपति का नाम क्या है। सुरीनाम एक दक्षिण अमेरिका का देश है जो ब्राज़ील से ऊपर यानी ब्राज़ील से नॉर्थ में एक देश है। तो सुरीनाम के राष्ट्रपति का नाम आप बताइएगा। अरब गणराज्य के अनुरोध के बाद भारत सीरिया को 200 मीट्रिक टन चावल भी दे रहा है। तो ये जितना भी राजदूत होते हैं एक दूसरे देश में, जो अपने अपने संबंध को दर्शाते हैं, इसलिए सीरिया से काफ़ी अच्छा संबंध बनाने के लिए अरब गणराज्य के द्वारा अनुरोध भी किया गया था
तो भारत के द्वारा उसे 200 मीट्रिक टन चावल मुहैया कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट है, कैबिनेट ने 12,195 करोड़ PLI को मंजूरी दी है। तो देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थानीय रूप से निर्मित दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए 12,195 करोड़ का उत्पादन जुड़े प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। तो केंद्र के द्वारा 12,195 करोड़ का ये उत्पादन से जुड़े इसमें प्रोत्साहन के लिए मंजूरी प्राप्त कर दिया गया है। इस योजना से देश के दूरसंचार उपकरणों के आयात में 50,000 करोड़ से अधिक की कमी आएगी। तो इस योजना के द्वारा 50 करोड़ से अधिक कमी आने का प्रावधान है, यानी आयात में कमी आएगा। वर्तमान में भारत अपने वायरलेस टेलीकॉम उपकरणों का 85% आयात करता है, यानी किसी भारत के द्वारा किसी अन्य देश से आयात किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इसमें कमी आएगा। ये टेलीकॉम या मंत्रालय के द्वारा कहना है। यहाँ तक कि अभी भी जब वह 5G सेवा की शुरुआत की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए मजबूत नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, तो अभी 5G चर्चा में है, इसलिए 5G को मुहैया कराने का बात किया गया है। तो यहाँ देखते हैं, धनशेखरन तमिलनाडु के सूचना आयुक्त के रूप में धनशेखरन को बनाया गया है। तो देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने पी धनशेखरन और एम श्रीधर को तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो तमिलनाडु में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पी धनशेखरन और श्रीधर को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति आर दक्षिणामूर्ति और जी मुरुगन के पद को छोड़ने के बाद किया गया है। ये दोनों पद छोड़ देंगे, इनके जगह पर श्रीधर एवं धनशेखरन आएंगे। तो ये पदभार ग्रहण करने की तारीख 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद ग्रहण करेंगे, यानी इनकी टेन्योर जो है 3 वर्ष का है। लेकिन 3 वर्ष से पहले अगर ये अभी 64 वर्ष के हैं तो इनका कार्यकाल अब 1 वर्ष का होगा, यानी जो भी पहले आए या 3 वर्ष पहले बिता दें या फिर इनकी 65 वर्ष का आयु खत्म होगा, जो पहले आए इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, ये देखिए जगन मोहन रेड्डी जी हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनका फोटो या देख लीजिए, ये जगन मोहन रेड्डी हैं ब्लैक शर्ट वाले। तो 22 जगन मोहन रेड्डी स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। जगन मोहन रेड्डी को स्कोच चीफ मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 22 जगन मोहन रेड्डी को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम 22 जगन मोहन रेड्डी है, जिनको स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के टदेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष, यानी जो उनके अध्यक्ष हैं स्कोच समूह के समीर कोचर द्वारा, इनका नाम है अध्यक्ष का समीर कोचर, इनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो 22 जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित है। इन्होंने कोविड में अपने राज्यों में बहुत अच्छा काम किया था, कर्तव्यों के द्वारा निभाया गया था संपूर्ण रूप से, इसीलिए इन्हें मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक बाइसिकल है, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। तो देखिए आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड पाईबीम ने लॉन्च की पीमो ई बाइक। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ई बाइक लॉन्च किया गया है, यानी बैटरी से चलने वाली बाइक लॉन्च किया गया है। एक आईआईटी मद्रास
इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाईथीम इलेक्ट्रिक ने हाल ही में एक सतत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है जिसका नाम पीमो है। इस टू व्हीलर का नाम पीमो है जो इलेक्ट्रिक रूप से चलेगा। यूटिलिटी ई बाइक को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है। तो व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग या फिर व्यक्तिगत रूप से आम आदमी भी इसे चला सकते हैं ई बाइक को। इसके लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की कीमत 30,000 रुपये तय की गई है। इसका कीमत जो 30,000 है इसमें किसी प्रकार का लाइसेंस एवं पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें बैटरी लगा हुआ है वो बैटरी से चालित होगा एवं इसका बैटरी जिस तरह मोबाइल चार्ज करते हैं उससे अधिक त्वरित रूप से इसका चार्जिंग हो जाएगा और लगभग एक बार चार्ज होने के बाद ये ई बाइक 55 से 60 किलोमीटर तक यात्रा आपको करा पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आवास और शहरी मंत्रालय ने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। तो ये जल का कुछ बूंद देख रहे हैं आप, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। पायलट पेयजल सर्वेक्षण 10 शहरों में शुरू किया गया है जो आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत व तुमकुर है। ये 10 शहरों से शुरू किया गया है। तो सबसे प्रमुख प्रश्न है, ये क्वेश्चन में दिया कितने शहरों से इस पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका 10 शहरों से स्टार्ट किया गया है। तो जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों 6 के अनुसार सभी 4378 वैधानिक शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करेगा। ये सभी घरों में पानी की उपज पूर्ति करेगा, इसका उद्देश्य यही है। एवं 10 शहरों से इसका स्टार्ट किया जाएगा। ये 10 शहर, ये सभी 10 शहर यहाँ दर्शाया गया है। इसका नाम है पायलट पेयजल सर्वेक्षण। तो नेक्स्ट है उसका समाप्त हो गया सेशन का। इसके बाद प्रमुख प्रश्न से आपको रूबरू कराएंगे। तो प्रथम प्रश्न है, किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के तहत मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के खिताब से सम्मानित किया गया है? आंसर है के मेमन। तो के मेमन को जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है इसके तहत मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के रूप में नामित किया गया है। तो याद रखिए के मेमन। विदेश मंत्री एस जयशंकर की घोषणा के अनुसार कितने देशों को भारत में कोविड के टीके दिए गए हैं? आंसर है 25 देश। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बिहार और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एमराम जोइस को हाल ही में निधन हो गया है? तो बिहार और झारखंड के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, कौन भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करेगा? आंसर है अमेजन इंडिया। यानी अमेजन इंडिया का भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का शुरू किया जाएगा। तो नेक्स्ट है, भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच हुए समझौते के बाद किसने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? आंसर है स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी के द्वारा वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किसने कौशल भारत पोर्टल पर हिमायत के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां यानी PIA को शामिल करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो आंसर है शीतल नंदा। शीतल नंदा के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, IPL के 14वें सीजन के लिए नीलामी में साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को किस टीम ने सबसे अधिक 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा है?
आंसर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स द्वारा अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को सबसे अधिक दाम यानी 16.25 करोड़ रुपया में इन्हें खरीदा गया है। तो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है, किसने कोविड-19 मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड पर एक कार्यशाला आयोजित किया है? आंसर है हमारा प्यारा देश भारत के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ हम इस प्रश्नों का सीरीज को समाप्त करते हैं एवं इस करेंट अफेयर्स का सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और प्रमुख प्रश्नों एवं करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।